तो बच्चों जब हम लोग बेसिक स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो हमें स्टैटिस्टिक्स हम लोग इसे सांख्यिकी के नाम से भी कहते हैं। पहले दिन मैं थोड़ा सा आपको जनरल ओवरव्यू बताना चाहूंगा। आपको मैं आज जिस पे फोकस कर रहा हूँ वो दो चीजें होंगी। पहला, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, और दूसरा होगा मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ये दो चैप्टर हैं और मैं इन पर बाद में डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा एक एक करके। लेकिन पहले दिन मेरा मानना है कि एक जनरल व्यू देना जरूरी है। आखिर ये क्या है, हम एक बच्चे को जीरो से कैसे समझाएं, इसे समझिए। बच्चों, मेजर मतलब मेजरमेंट, मतलब चीजों को नापना या मापना। आपसे जब किसी पर्टिकुलर क्लास की परसेंटेज बोली जाती है तो आप उसे समझिए। वो क्या होता है? एक चीज है डेटम। डेटम को हिंदी में आंकड़ा बोलते हैं। और इसी का जो प्लूरल फॉर्म है वो डेटा है। तो डेटा ऑलरेडी प्लूरल है। डेटा के आगे एस मत लगाइएगा। तो डेटा मतलब आंकड़े, कई सारे आंकड़े हैं। मान लेते हैं मैं आपसे आपकी क्लास 10th की परसेंटेज पूछूं। मैंने पूछा कि बच्चों आपकी क्लास 10th में कितनी परसेंट है। तो अब आप समझिए, क्लास 10th में आपके कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, कई सारे पेपर हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद प्रैक्टिकल्स भी हैं। सब मिला के काफी भारी भरकम डेटा है। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं उस पूरे डेटा को एक सिंगल नंबर से डिनोट करना चाहता हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चलिए मैं अपनी परसेंटेज लिखता हूं। मेरी क्लास 10th में 75% थी। और बच्चों, जब ये यूपी बोर्ड में हम लोग पढ़ते थे तो हमारे जो सब्जेक्ट थे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस और बायो, और हर एक पेपर में दो, हर एक सब्जेक्ट में दो पेपर होते थे कम से कम। एक दो पेपर ऐसे भी थे जिनमें तीन तीन पेपर होते थे शायद। इतने सारे पेपर और फिर प्रैक्टिकल और उतने सारा नंबर्स का पूरा चार्ट, और उस पूरे नंबर्स के चार्ट को मैं एक सिंगल नंबर 75% से डिनोट कर रहा हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि ये आपके पूरे डेटा का सेंटर के तौर पर रिप्रेजेंट हो रहा है? हेलो। अरे भाई, हाँ ना तो बोल दो यार, माइक तो ऑन कर दे रहे हो, पता नहीं चल रहा है क्यों किया है। यस सर। माइक अगर आपके घरों में बेटा बातचीत हो रही है तो प्लीज आप ऑन मत करिए। आप यह उसी समय ऑन करिए जब आपको जवाब देना हो या आपको कोई सवाल पूछना हो। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि बहुत सारा डेटा था, एक छोटा सा डेटा है, 10वीं क्लास की मार्कशीट होती है हमारी, और हम अपनी परसेंटेज बताते हैं। आप लोग भी बताते होंगे, 10th में इतनी परसेंट है, 12th में इतनी परसेंट है ना? आप ऐसे बोलते होंगे रोहित। तो जब आप 10वीं में मेरी इतनी परसेंट है, 12वीं में इतनी है, कॉलेज में मेरी इतनी परसेंट है बोलते हैं, तो बच्चों आप अपनी मार्कशीट में जो डेटा होता है उस डेटा का सेंटर पॉइंट ढूंढ रहे हैं बेसिकली। क्या मैं इतना समझा पाया हूं या किसी को डाउट है? तो डेटा का सेंटर ढूंढना जरूरी है। कोई भी डेटा हो, कितना ही बड़ा हो, पूरे देश की जनसंख्या का भी डेटा होगा तो भी उसका कोई ना कोई डेटा का सेंटर ढूंढना जरूरी है। बच्चों, यहां पर यह चीज मैथमेटिक्स से थोड़ा अलग हो जाती है।
क्योंकि जो सेंटर है वो ढूंढने का एक ही तरीका हो जरूरी नहीं है। यहाँ जो डेटा है उसका सेंटर ढूंढने के हमारे पास 3 तरीके होंगे। तो जो मैं अगले लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा, इसमें नहीं, इसमें तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। तो जो सेंटर ढूंढने के 3 तरीके होंगे। अब आपने कहा सेंटर, तो बच्चों ये सेंटर हम 3 तरीके से निकालते हैं। इन्हीं को हम लोग मीन, मोड और मीडियन बोलते हैं। ये तीनों ही सेंटर है। प्योर मैथ्स होती तो एक यूनिट सेंटर लेके अड़ी रहती, इसीलिए हमने इसे स्टेट में डाला, प्योर मैथ्स में नहीं रखा। तो ये जो आप मीन की बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देता हूं, फिर इन पे डिटेल में मैं बार बार कह रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं केवल मीन पर एक पूरा लेक्चर लूंगा आपका, एक पूरा लेक्चर मोड पे, एक पूरा लेक्चर मीडियन पे, आप निश्चिंत रहिए। अभी एक जनरल परसेप्शन अपना सुधारिए। ये तीनों सेंटर हैं, और इन तीनों को जब आप पढ़ेंगे तो बच्चों आपका पहला चैप्टर कवर होगा कि आपने इस पूरे डेटा, कोई भी डेटा है उसका सेंटर ढूंढना अब आपको आ गया है। टेंडेंसीज मतलब प्रवृत्तियां, कि सेंटर कहां पर है ये ढूंढने की कोशिश है, उसको मेजर करना। जैसे बच्चों मैंने आपसे कहा कि आपका शहर, जैसे हल्द्वानी के बच्चे भी जुड़े हैं इसमें, तो हल्द्वानी वाले हल्द्वानी सोचें जहां पर मैं बोल रहा हूँ, पिथौरागढ़ वाले पिथौरागढ़ सोच लें। मैंने आप लोगों से पूछा कि आपका शहर कहां तक फैला है। बच्चों ये फैला है का मतलब ये दूसरा चैप्टर, दूसरा सवाल हुआ है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो पहले आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि इस शहर का सेंटर क्या माना जाए। अरे तभी तो देख के बताओगे वहां से कहां कहां तक फैला है। तो पहले डेटा का सेंटर ढूंढा जाता है, और जब सेंटर आप ढूंढ लेते हैं तो उस सेंटर से कितनी दूर तक डेटा फैला हुआ है, फिर ये निकालते हैं। बस इसी प्रोसेस में आपके दोनों चैप्टर पूरे हो जाते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्सन का मतलब डिस्पर्स माने फैलना, और पहला है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कभी भी बच्चों पहले हमेशा सेंटर ढूंढा जाता है और फिर डिस्पर्सन पे समझाया जाता है। मैं थोड़ा सा सेंटर के बारे में दोबारा आता हूं अब अपने पद पे। यहां तक मैं जो समझा रहा हूं, मैंने आप लोगों को कभी वैसे तो मिला नहीं हूं। क्या मैं आप लोगों को अच्छी तरह समझा पा रहा हूं या कोई दिक्कत आ रही है किसी को? क्लियर है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा मीन के बारे में बात कर लेते हैं कि मीन हम जब कह रहे हैं किसी को, तो मीन हम क्या कहना चाह रहे हैं। मीन मतलब एक सिंपल एवरेज बच्चों। ये सबसे इजी सेंटर है जो निकाला जा सकता है। चीजें समझने में बड़ा आसान है। भाई जैसे आपकी क्लास है, आपकी क्लास का सेंटर में अगर आपसे पूछूं, क्लास में अगर मैं आपसे पूछता हूं बच्चों कि आपके सारे बच्चे हैं उनकी हाइट, क्लास की एवरेज हाइट, तो सभी की हाइट जोड़ो भाई। पहले बच्चे की हाइट जोड़ो जितने भी है H1, दूसरे की H2, जितने बच्चे हैं, मान लो n बच्चे हैं, तो टोटल सबको जोड़ के n से डिवाइड कर दो। अब ये n जो है, 10 बच्चे हैं तो n 10 हो जाएगा, 20 बच्चे हैं तो n 20 हो जाएगा। तो सबके हाइट जोड़ो और डिवाइड कर दो। ऐसे तो आप अपनी क्लास की एवरेज एज भी निकाल सकते हैं, एवरेज वेट भी निकाल सकते हैं। तो अब आप समझ रहे होंगे कि मीन निकालना तो बड़ा आसान काम होता है। सबको जोड़ दो और जितने हैं उससे डिवाइड कर दो। हम अगले लेक्चर में जब मीन पे फोकस करेंगे तो शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताएंगे। अभी हम जनरल कंसेप्ट पे जा रहे हैं। बच्चों यहाँ पर यह समझाना बहुत जरूरी है कि हमें मीन कब नहीं लेना है, नहीं लेना है ये जानना ज्यादा जरूरी है। कोई भी चीज हमेशा सही नहीं है। अगर आप मीन लेते हैं तो बड़ी गड़बड़ ये है कि बच्चों को ये समझ नहीं आता कि मीन कब नहीं लेते, कब लेते हैं। तो उससे पहले मैं एक चीज आपको समझाऊंगा
वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं बच्चों। वेरिएबल का मतलब जिनकी वैल्यू लगातार बदलती रहती है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। तो बच्चों वेरिएबल दो तरह के होते हैं, एक वेरिएबल होते हैं डिस्क्रीट और दूसरे तरह के वेरिएबल होते हैं कंटिन्यूअस। अब ये समझे, डिस्क्रीट का मतलब सरल शब्दों में कहें तो सेलेक्टेड, हिंदी में कहें तो कुछ चुने हुए, चुनिंदा, सब नहीं, कुछ चुने हुए। और कंटिन्यूअस का मतलब तो लगातार होता है, लगातार में तो सभी आएंगे। तो बच्चों एक बात समझिएगा, कई ऐसी चीजें हैं जो आप सभी वैल्यू नहीं लेते। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, मैं क्लास 1 में पास होने के बाद कौन सी क्लास में गया हूँगा, आप नंबर लाइन पर सोचिए तो 2 3 4 ऐसे डाल दिए मैंने। जब आप 1 में पास होते हैं तो 2 में जाते हैं, जबकि 1 और 2 के बीच में ध्यान से देखिए, जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हैं वो ज्यादा ध्यान से देखिएगा। 1 और 2 के बीच में बच्चों इनफाइनाइट पॉइंट्स, आप 1.1 1.01 1.001 1.0001 आप पूरी जिंदगी बोलते रहिए, पूरी जिंदगी आप 2 पर नहीं पहुंच सकते। मतलब 2 पर पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। पूरी जिंदगी बोला है, कुछ भी सीरीज शुरू कर ले, ऐसा 1.2 1.22 1.222 1.2222 एंड सो ऑन। तो अब आप समझ रहे होंगे हमारे लिए बड़ी परेशानी यह है कि अगर हम 1 के बाद पास हो जाएं तो किस पे जाएं, ये बड़ी दिक्कत है हमारे लिए। तो हमने क्या तय किया कि हम सारी वैल्यू नहीं लेंगे, हम इंटीजर लेंगे। इंटीजर मतलब हिंदी में पूर्णांक। तो केवल सारी वैल्यू नहीं लेनी है, सेलेक्टेड लेंगे। हमने तय कर दिया हमारा कोई भी स्टूडेंट जो 1 में पास होगा हम उसे सीधे 2 में भेजेंगे, 2 में पास होगा 3 में भेजेंगे। तो आप ही बताइए, हम सेलेक्टेड वैल्यूज ले रहे हैं या नहीं, या सारे रियल नंबर ले रहे हैं? अरे कोई तो बता दिया करो यार। अगर हम सेलेक्टेड वैल्यूज ले रहे हैं तो ऐसे वेरिएबल्स को डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। और बच्चों जब इन्हें जोड़ते हैं तो उनके लिए लैटिन वर्ड सिग्मा यूज करते हैं। ये शब्द आपने देखा होगा, ये सिंबल, सॉरी, आपने कई बार जब एवरेज जोड़ेंगे, कल हम कल करेंगे, तो आप गौर करिएगा कि सिग्मा कहां पर यूज होता है, जोड़ने के लिए यूज होता है, फ्रीक्वेंसीज का सम करने के लिए यूज होगा। तो वेरिएबल को जोड़ने का तरीका है। लेकिन बच्चों जरूरी नहीं है हर वेरिएबल डिस्क्रीट हो, वेरिएबल कंटिन्यूअस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज आज मेरी हाइट जो है ये है, कभी मेरी हाइट इतनी रही होगी। अब आप हर एक की बचपन में जो हाइट थी, सपोज वो h1 थी, और जो आज आपकी हाइट है वो h2 है। तो h1 से h2 तक आप बीच में गैप करते हुए नहीं बढ़े हुए होंगे, यहाँ पर ये श्योर है। जैसे यहाँ क्लास में आप गैप करते हुए आगे बढ़ गए, हाइट में ऐसा नहीं हो सकता। आपकी या मेरी हाइट ही नहीं, आप अपने आसपास कोई पेड़ पौधा देख लीजिए ना, कोई छोटा सा पौधा आप लगाइए, 10 साल के बाद कितना बड़ा पेड़ हो जाता है। तो हाइट h1 से h2 तक आप समझ रहे होंगे कि ये वेरिएबल है हाइट, तो पौधों की हाइट, हमारी हाइट, लेकिन ये कंटिन्यूअस वेरिएबल है। अगर 10 सेंटीमीटर से लेकर कोई पौधा 10 मीटर हाइट पे पहुंचता है तो इसके बीच की जितनी पॉसिबल हाइट है उन सबको गेन करता हुआ बड़ा हुआ होगा। ये कंटिन्यूअस है बच्चों, ये हमारे लिए भी सही है। हाइट के अलावा हमारा जो वेट है, कभी हम जब छोटे बच्चे थे जितना वेट था, मान लो W1 था,
आज हमारा वेट W2 है, तो W1 से W2 तक की यात्रा में आपने सारे वेट गेन किए होंगे बीच में। तो ऐसे वेरिएबल्स को कंटिन्यूअस वेरिएबल कहते हैं। कंटिन्यूअस वेरिएबल जो होते हैं, जब आपको इनको जोड़ना होता है बच्चों, तो जो सिंबल यूज होता है वो ये वाला है, इंटीग्रेशन आप बोलते हैं इसको। और इसमें हैरान मत होइए, जिन बच्चों की मैथ्स नहीं है वो घबराते हैं, यार ये बड़ा अजीब सिंबल है। बच्चों, जिस आदमी ने ये शुरू किया ना, उसने जोड़ने की कोशिश की, तो जोड़ने के लिए एक शब्द होता है समेशन। समेशन में जो पहला शब्द है एस, ये वही है। उसने एस लिखा, धीरे धीरे लोगों ने स्टाइलिश बनते हुए ऐसा बना दिया। आप घबराया मत करिए, इंटीग्रेशन का मतलब भी तो जोड़ना ही होता है, और सिग्मा का मतलब भी जोड़ना ही होता है। भाई आप लोग एनएसएस एनसीसी लेते होंगे, नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते होंगे। इंटीग्रेशन मतलब सबको जोड़ना। तो बच्चों, मैं फिर कहना चाहूंगा, सिग्मा और इंटीग्रेशन सरल शब्दों में एक ही चीज है, बस ये डिस्क्रीट वेरिएबल को जोड़ता है, ये कंटिन्यूअस वेरिएबल को जोड़ता है। बाकी दोनों का एक ही काम है, जोड़ना। तो इन दोनों सिंबल से घबराइए मत, ये जोड़ने का काम कर रहे हैं भाई। मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। तो यहां तक अगर मैं ये समझा पाया कि समेशन ही इंटीग्रेशन है बेसिकली, कुछ नहीं है, कोई घबराना नहीं है। अब मैं अपने इस पर आता हूं बच्चों। मैंने ये सवाल किया था हिंदी में अभी कि मीन कब नहीं लेना है, ये बताना है मुझे अपने बच्चों को। चलिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपको कहीं भी कोई चीज नहीं आ रही है, आप सीधे सीधे पूछिए। ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ कि आप सवाल पूछेंगे और मैं नाराज होऊंगा, बल्कि मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा कि कोई तो पूछ रहा है, भैया पूछ रही है, मुझे बहुत खुशी होगी। तो प्लीज आप पूछिए सवाल या जवाब दीजिए। ये मोनोलॉग अच्छी बात नहीं है, जिंदगी में डायलॉग ज्यादा अच्छी बात है। ऐसी क्लास पढ़ा के भी क्या फायदा जिसमें कोई बोल ही नहीं रहा है, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है कुछ। चलिए कोई बात नहीं, मैंने आपको ये समझाना है कि मीन कब नहीं लेना है। तो बच्चों एक चीज ध्यान दीजिए, अगर आपका डेटा में कुछ पॉजिटिव और कुछ डेटा नेगेटिव हो तो मीन नहीं लेना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका जो डेटा है उसमें कुछ डेटा पॉजिटिव है और कुछ डेटा नेगेटिव है तो मीन नहीं लेना है। अगर आपने मीन ले लिया तो नॉनसेंस रिजल्ट मिल सकता है। मैं आपको एक दो एग्जांपल से दिखाऊंगा और फिर मैं बताऊंगा कि जब मीन नहीं लेना है तो वहां पर क्या लेना है, फिर ये भी तो बताना पड़ेगा। तो वो मैं बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल हंसी मजाक के माध्यम से ले रहा हूं। इसमें मैं चाहूंगा कि आप लोग इंटरेक्ट करें। कोई कोई स्टूडेंट ये बताएं कि भाई कोई आप में से क्रिकेट में इंटरेस्टेड है? अरे बोल दिया करो यार। नहीं, बोलने को कहा, लिखने को नहीं है। यस सर। अच्छा, कोई फास्ट बॉलर याद है आपको क्रिकेट में? बोलो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। सर चहल। चहल स्पिनर, फास्ट बॉलर। बॉलर कोई बात नहीं है, हार्दिक पांड्या। चलो ठीक है, काम चला लेते हैं हार्दिक पांड्या से ही, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं उसमें। इसमें मेरा किसी को ऐसा मत सोचिएगा बेटा। शोएब अख्तर बोला है, हाँ बहुत अच्छी बात है। चलिए, शोएब अख्तर रियली फास्ट बॉलर था। अब मेरा उद्देश्य देखिए, मैं कह रहा हूँ किसी का मजाक उड़ाना नहीं है, ये केवल एक सरल उदाहरण है, हंसी मजाक में आपको याद रहेगा। और नॉर्मली मैं हर क्लास के साथ ऐसा करता हूँ। देखिए, ये 3 विकेट इधर हैं, 3 विकेट इधर हैं। शोएब अख्तर साहब को ही ले लेते हैं, महान बॉलर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी स्पीड थी।
शोएब अख्तर ने बॉल फेंकी और इत्तेफाक से आज उनकी बॉल वाइड चले गई। ये साहब वाइड चले गई। अगली बॉल उनकी वाइड इधर को चली गई। अब मिडिल स्टंप से हम क्या करते हैं, एक तरफ को प्लस मान लेते हैं, एक तरफ को माइनस मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लिया हमने कि ये +1 है, तो इधर को ये दूरी -1 है। मिडिल स्टंप से डेविएशन, डेविएशन मतलब विचलन, मतलब मिडिल स्टंप से कितना दूर जा रही है बॉल। ठीक है साहब, शोएब अख्तर साहब ने फिर एक बॉल फेंकी, फिर एक बॉल इधर फेंकी, क्योंकि बहुत तेज फेंक रहे थे, तो फिर मान लो 2 मीटर दूर चले गई, इधर भी 2 मीटर दूर चले गई। चलो हम 4 बॉलों का डेविएशन, हम ये देख रहे हैं डेविएशन फ्रॉम द मिडिल स्टंप हमने लिया, तो बच्चों ये आ गया। अगर मैं इनका एवरेज डेविएशन लूं फ्रॉम द मिडिल स्टंप, तो एवरेज में इन चारों को जोड़ना पड़ेगा अपॉन 4। तो आप लोग बता सकते हैं क्या आएगा? 0। अब एक बात ध्यान से सुनना, हाँ मैं क्या लिख रहा हूं, एवरेज डेविएशन फ्रॉम मिडिल स्टंप 0 है। ये रिजल्ट आ गया साहब। अगर कोई इसको मैच ना देखे भाई, इससे पढ़े, तो वो कहेगा यार ये तो बहुत ही अच्छा बॉलर है, इसका एवरेज डेविएशन जो है मिडिल स्टंप से 0 आ रहा है। इसका मतलब ये ऐसा बॉलर होगा जिसकी हर बॉल मिडिल स्टंप पे पड़ रही होगी। ये तो हुई थ्योरी। तो थ्योरी के अनुसार ये मिडिल स्टंप से डेविएशन 0 है, ये बहुत ही अच्छा बॉलर है, बिल्कुल लाइन पे बॉल पड़ रही है। ये तो हुई थ्योरी। प्रैक्टिकली इस समय इससे खराब बॉलिंग कोई नहीं कर रहा है। 4 बॉलें फेंकी हैं, चारों वाइड। बच्चों ये थ्योरी और प्रैक्टिकल का अंतर क्यों आया इतना? क्योंकि मैंने आपसे कहा था अगर कुछ डेटा पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव है तो मीन नहीं लेना है, और अगर आप मीन ले लेते हैं तो वहां पर नॉनसेंस रिजल्ट आ सकता है। क्या मैं समझा पाया आप सब लोगों को? हाँ, ये तो था एक हंसी मजाक में, तो नॉर्मली याद रहता है। आप सोचेंगे ये कोई वैसा एग्जाम्पल थोड़ी है जो किताब में लिखा है। चलो अब किताब में लिखा हुआ एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आप लोगों को। आप में से हो सकता है कई बच्चों के वो रहा होगा, 11th-12th में फिजिक्स रही होगी, तो आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट, हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा। जो हमारे घरों में बिजली सप्लाई होती है, ये अल्टरनेटिंग करंट ही है। तो बच्चों इसके साथ क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट के साथ ये साइन का ग्राफ बनाते हुए चलती है। तो ये पूरे एक टाइम में अगर ये एक्स-एक्सिस माना जाए, तो जितना एक्स-एक्सिस से ऊपर है उतना पॉजिटिव, जितना नीचे है उतना नेगेटिव। पूरे साइकिल में जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है। तो एवरेज तो करंट अगर निकालोगे तो ऐसे तो 0 आ जाएगा। यार अगर एवरेज करंट 0 आ जाए तो हो सकता है इस देश में कई लोग हों जो कोर्ट जा रहे हैं हाइडल वालों के खिलाफ कि भाई जब एवरेज करंट ही 0 है तो तुम लोग हमारे लिए बिल क्यों बेचते हो, ऐसा बोल सकते हैं लोग। तो बच्चों एवरेज जहां नहीं लिया जा सकता, यहां नहीं लिया जा सकता पूरे टाइम पीरियड, आधे में ले सकते हैं आप एवरेज, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे में एवरेज नहीं लेते बच्चों, और जहां एवरेज नहीं ले सकते तो वहां फिर क्या लेना चाहिए, मैं अब वो बताने जा रहा हूँ। इसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या ऐसा सुना है आपने? यस सर। यस सर। यस सर। रूट मीन स्क्वायर में क्या करते हैं बच्चों, पहले सबसे पहले ये करते हैं सबका स्क्वायर। तो अभी मैंने जो ऊपर डेटा उठाया था शोएब अख्तर साहब वाला, ये वाला जो सबसे ऊपर लेफ्ट में दिख रहा होगा आपको, आप सबका स्क्वायर कर लीजिए तो सब 1, दूसरे -1 का स्क्वायर भी 1, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी 4, और अब मीन ले लीजिए। अब क्योंकि आपने सभी का स्क्वायर किया तो अंडर रूट ले लीजिए। तो बच्चों ध्यान से देखिए, रूट और स्क्वायर एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए है। पहले सबका स्क्वायर किया, अब जब सबका स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस भी प्लस हो जाएगा, और जब स्क्वायर कर लिया मीन ले लिया फिर रूट ले लिया।
अगर आप ये सोचें कि स्क्वायर और रूट तो एक दूसरे के एंटी हैं, तो बाकी क्या बचा भाई, ये भी तो देखो, आपको मीन ही वैल्यू मिल जाएगी या नहीं, देखो। लेकिन बच्चों अब इस प्रोसेस में आपने ये सही आया, तो अब आप आरएमएस बोलते थे 12th क्लास में, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या मैं ये समझा पाया कि आरएमएस वैल्यू कहाँ लेते हैं? यस सर। बच्चों जब आप लोग अपने रिसर्च में डेटा उठाओगे तो ये पॉसिबल है कि कुछ डेटा आपका पॉजिटिव आ जाए, कुछ डेटा नेगेटिव आ जाए, ऐसा पॉसिबल है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का कि जहां पर भी डेटा पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए, या तो आरएमएस लीजिए, नहीं तो मीन नहीं लेना है। मीन कैसे लेना है ये मैं कल पढ़ाऊंगा, लेकिन मीन कब नहीं लेना है और जहां मीन नहीं ले सकते वहां क्या लेना है, मैं वो जरूर सिखा रहा हूं पहले। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा। दूसरा बच्चों, अगर आपने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एक केमिस्ट्री में चैप्टर हुआ था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, ये पढ़ा होगा। जो लोग साइंस वाले बच्चे हैं उन्होंने पढ़ा होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। गैस मॉलिक्यूल्स भी रैंडम जिग-जैग मोशन करते हैं, कोई इधर कोई उधर। अगर आप ऐसे निकालेंगे तो एवरेज 0 आ सकता है। तो आपने पढ़ा होगा यहाँ पर भी वेलोसिटी भी रूट मीन स्क्वायर निकालते हैं हम लोग। तो मैंने ये समझाने की कोशिश की है अपने शुरुआती बातचीत में कि कोई जो हमारा डेटा होता है, थोड़ा सा एक बार शुरू से देखिएगा प्लीज, हम क्या कह रहे थे, क्या क्या चीजों पे बातचीत की है। हम जब डेटा कोई लेते हैं तो उसका सेंटर ढूंढने की कोशिश करते हैं, और स्टैटिस्टिक्स के अनुसार हमारे 3 तरह के सेंटर आएंगे, मीन, मोड, मीडियन। मीन कैसे लेते हैं ये नेक्स्ट लेक्चर में। मीन कब नहीं लेना चाहिए ये जरूर मैंने अभी बताया। और सेंटर ढूंढना क्यों जरूरी है, क्योंकि अब मैं आपसे आपकी 12वीं क्लास की परसेंटेज पूछूं और आप हर पेपर के अपने नंबर बता रहे हो, इतना सुनने का टाइम किसके पास है भाई। सीधे सीधे पूरी कहानी एक सिंगल नंबर से बोलो इतनी परसेंट है, तो मुझे आपके बारे में एक प्राइमरी आइडिया लग जाएगा। तो पूरा डेटा एक सिंगल नंबर से डिनोट करने के लिए आपको उस डेटा का सेंटर चाहिए, और जब आप सेंटर निकालना सीख जाते हैं धीरे धीरे, तो मीन कब नहीं लेना है। और दूसरा, मैंने इसी प्रोसेस में आपको वेरिएबल 2 तरह के होते हैं ये बताने की कोशिश की, और दोनों तरह के वेरिएबल को जोड़ने के 2 डिफरेंट अप्रोच है। तो उसके बाद मीन नहीं लेते, ये एक हंसी मजाक का एग्जाम्पल था। शोएब अख्तर साहब की बहुत इज्जत करते हैं हम, ये केवल एक मजाक का, एक बात समझाने का तरीका है। आप उसमें जसप्रीत बुमराह भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद हम लोग लास्ट में आते हैं कि जहां पर मीन नहीं लेना है वहां हमें क्या लेना चाहिए। तो मैं ये 3 चीजों पे आया। अब मुझे लगता है कि मीन के बारे में एक प्राइमरी आइडिया हमें मिल गया कि मीन कब ले सकते हैं, जब सारा डेटा या तो नेगेटिव हो, प्लीज ध्यान से सुनिए, जब सारा डेटा या तो नेगेटिव हो या सारा डेटा पॉजिटिव हो। कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, मतलब ठीक आधा आधा भी जरूरी नहीं, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव हो तो मीन को अवॉइड करिए, या तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ले लीजिए या कुछ और आगे देखें अभी। अब क्योंकि जूम के साथ दिक्कत है कि ये ठीक 40 मिनट में ब्रेक हो जाता है, 5 मिनट तो आप लोगों को ज्वाइन करने में लगते हैं। प्लीज आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, 7 बजे का मतलब 7 बजे होता है। अब मैं आपसे फिर कह रहा हूँ 7:36 हो रहे हैं, मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ और इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, और मैं 7:45 पे फिर जुड़ूंगा। बचा हुआ मोड और मीडियन की कहानी समझानी है, सवाल नहीं, सवाल कराना कोई भी सिखा देगा, वो मैं भी सिखाऊंगा बाद में। होता क्या है यार ये, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है 7:45 पे शार्पली आप जुड़ जाइएगा। थैंक यू।